हेलो साथियों, नमस्कार। मैं मयंक तोमर आप सभी का मार्स एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आपको सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और इन हार्दिक शुभकामनाओं को हम अपनी तब्दील करेंगे सिलेक्शन के लिए, तो उसी के लिए हम काम कर रहे हैं। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल, यूपी रेडियो हेड ऑपरेटर, एसआई मिनिस्ट्रियल, एएसआई मिनिस्ट्रियल और यूपी सिविल एग्जाम में जो आपका हिंदी वाला सब्जेक्ट आएगा, तो मैंने एक थोड़ा सा कंपाइलेशन के साथ आपको हिंदी बनाया है जो कम टाइम में आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स दे सकता है। तो उसी के संदर्भ में आज आपका जो हिंदी का पहला टॉपिक है, जिसका नाम है हिंदी भाषा एवं बोलियां और उत्तर प्रदेश की प्रस्तुत जो प्रमुख बोलियां हैं उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो अच्छे से इस चैप्टर को हम पढ़ेंगे। और आपको मार्स एकेडमी के नाम से आपको एक टेलीग्राम चैनल मिलेगा, वहाँ पर लगभग 800 के आसपास लोग जुड़े हुए हैं। तो इसकी पीडीएफ आपको हर रोज प्रैक्टिस करने के लिए हिंदी का जितना भी कंटेंट होगा आपको सारा मार्स एकेडमी टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा। इसका लिंक भी मैं पिन कर दूंगा, आप उसको वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं, या मार्स एकेडमी आप सर्च करेंगे, 800 मेंबर हैं, आप उसको जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करेंगे आज हम अपना पहला चैप्टर, जिसका नाम है जो हमारी भाषा है, जो बोलियाँ हैं, उसका किस तरीके से उसका विकास हुआ। तो सबसे पहले बात करेंगे, देखो लिखने का समय हमारे पास बिल्कुल भी नहीं है, तो उसलिए नोट्स आपको सारे वहीं पे मिलने वाले हैं। ठीक है, चलेंगे। तो भाषा क्या होती है? भाषा एक साधन होता है, एक मीडियम होता है कि मैं आपको अपनी बातें कह सकूं और आपकी बातों को समझ सकूं, ये भाषा होता है। उसके माध्यम से हम एक दूसरे के विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे भी गए, भाषा क्या होती है? जिसके द्वारा कोई मनुष्य अपनी बातों को दूसरों को समझा सके और दूसरों की बातों को हम समझ सके, उसको हम क्या कहते हैं? भाषा। एक वर्ड आपका और आता है बच्चों, बोली। तो बोली क्या होता है? एक पर्टिकुलर क्षेत्र की, एक विशेष क्षेत्र में बोली जाने वाली जो भाषा होती है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं बोली। ठीक है, चलो खैर हम भाषा की बात करेंगे। तो भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के भावों को और विचारों को बोलकर व लिखकर प्रकट करता है। तो ये कहलाता है आपका, क्या कहलाता है? भाषा कहलाता है। तो हम बात करेंगे बच्चे बोलियां की। तो बोलियां मैंने बताया जो एक्चुअल में आपकी हिंदी है, वो हिंदी ऐसे नहीं बनी। सबसे पहले आपकी एक भाषा थी जिसका नाम था संस्कृत। जिसका नाम क्या था? संस्कृत। तो संस्कृत जो आपकी भाषा थी, इस संस्कृत से आपकी उत्पत्ति, क्योंकि हिंदी की आदि जननी जो है किसको बोला जाता है? संस्कृत को बोला जाता है। तो संस्कृत से आपकी भाषा आती है पाली। इसके बाद क्या आती है? प्राकृत। प्राकृत भाषा आती है। और जो प्राकृत भाषा आती है, इसके बाद आपके स्टार्ट हो जाते हैं यहाँ से भाषाएं बननी, जिसके आपके बाद जैसे इसके बाद आती है आपके अपभ्रंश। क्या आती है? अपभ्रंश भाषा आती है, अपभ्रंश। ठीक है ना। और अपभ्रंश जो होती है, अपभ्रंश से ही आपकी कौन सी भाषा आती है? हिंदी भाषा का निर्माण होता है। लेकिन हिंदी की जो आदिजन्य भाषा है वो किसको कहा जाता है? संस्कृत को कहा जाता है। अब इस हिंदी की अगर हम बात करें तो इस हिंदी को हमने बेसिकली 5 भागों में बांटा है। इस हिंदी को हमने बेसिकली कितनी भागों में बांटा है? 5 भागों में बांटा है। जैसे इसमें आपकी पश्चिमी हिंदी पहले नंबर पे आती है, आपकी पूर्वी हिंदी इसमें दूसरे नंबर पे आती है, इसके बाद आपकी आती है इसमें बिहारी हिंदी आ जाती है। ठीक है ना। इसके बाद इसमें आपकी पहाड़ी हिंदी आ जाती है। तो एक एक करके हम पढ़ेंगे, बिल्कुल डायरेक्टली आपको यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, यकीन मानिएगा, हम फालतू की बकवास करने वाले नहीं है, सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे। ठीक है ना। और इतना आपको नोट्स भी बनाने हैं और आपको नोट्स मिल भी जाएंगे। तो पहली बात क्वेश्चन आएगा, हिंदी जो हिंदी है, हिंदी के कुल कितने भाग हैं? हिंदी की भाषा के केवल 5 भाग हैं, जिसमें आपकी पहली आती है क्या? पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी का जो जन्म है वो किससे हुआ? वो शोरसैनी अपभ्रंश से हुआ। मैंने आपको अपभ्रंश बताए, इसमें शोरसैनी अपभ्रंश है, इसमें मागधी अपभ्रंश है, इसमें अर्ध मागधी अपभ्रंश है। ठीक है ना। इसमें ब्राचड़ अपभ्रंश है। तो पहला क्वेश्चन की हम बात करेंगे, पश्चिमी हिंदी का निर्माण शोरसैनी अपभ्रंश से हुआ। और इस शोरसैनी अपभ्रंश में जो आपकी पश्चिमी हिंदी है, इसके अंदर आपकी कितनी बोली आती है? 5। कितनी आती है? 5 भाषाएं इसके अंदर आती हैं। कौन कौन सी आएगी? सबसे पहले आएगी आपकी जिस एरिया में, जैसे मैं मुजफ्फरनगर में रहता हूँ, मुजफ्फरनगर की बात कर रहे हैं, सबसे पहले इसमें भाषा आएगी आपकी खड़ी बोली। कौन सी आएगी? खड़ी बोली। फिर जाएंगे हम हरियाणा में, जो हरियाणा में एक भाषा होती है जिसका नाम है क्या? जिसका नाम है बांगरू। जिसका नाम क्या है? बांगरू। बांगरू भाषा का हरियाणा में बोला, हरियाणवी लैंग्वेज को बांगरू बोला जाता है। ये आपके सब क्वेश्चंस बनेंगे। इसके बाद हम चलेंगे, देखो अब हमारे पास खड़ी बोली जो हमारे पास खड़ी बोली थी, ये आपकी मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, है ना, गौतम बुद्ध नगर। इसके आगे निकलते ही हमारे पास आ जाएगा ब्रज भाषा का, ब्रज भाषा क्षेत्र, जो हमारा श्री कृष्ण जी का क्षेत्र है, ब्रज भाषा क्षेत्र। ब्रज भाषा से हम आगे जाएंगे तो हमारे पास जो आ जाएगा वो हमारे पास आएगा आपका बुंदेलखंड का क्षेत्र। तो यानी कि बुंदेल, तो आप यहाँ से ध्यान रखेंगे कि जो हमारे पास खड़ी बोली है ये आपकी कोरी भाषा कहलाती है। आफ्टर दैट अगर हम बात करेंगे बांगरू, ये आपकी हरियाणा में बोली जाती है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो ब्रज भाषा, ये हमारा पूरा जो आपका आगरा है, मथुरा है, कन्नौज है, आगरा मथुरा जो क्षेत्र होता है उसमें ब्रजभाषा बोली जाती है। चौथे नंबर की भाषा आपके बच्चे आते हैं इसमें कन्नौजी, जो कन्नौज क्षेत्र में बोली जाती है। और उसके बाद आएगी आपकी बुंदेली, क्योंकि बुंदेलखंड का जो क्षेत्र है जिसमें हमीरपुर है, जालौन है ना, सोनभद्र है, ललितपुर है, तो इसमें बोली जाती है बुंदेली। तो मेरे साथ बात करेंगे तो पश्चिमी हिंदी का जन्म किससे हुआ? शोरसैनी अपभ्रंश से हुआ। शोरसैनी अपभ्रंश में
जो पश्चिमी हिंदी है उसके 5 भाग है। पहला कौन सा है? खड़ी बोली, है ना, जो आपके मुजफ्फरनगर, मेरठ, बागपत डिस्ट्रिक्ट में बोली जाती है। उसके बाद आपकी क्या है? बांगरू, जो हरियाणा में बोली जाती है। फिर आपकी क्या है? ब्रजभाषा है नंबर 3 पे। नंबर 4 पे आपकी कौन सी आ गई? बुंदेली आ गई। और नंबर 5 पे आपकी कौन सी आ गई? कन्नौजी। ये पांचों के पांचों भाग किसके हैं? पश्चिमी हिंदी के। सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा, बताइए पश्चिमी हिंदी किस भाषा से जन्मी है? सोरसैनी अपभ्रंश से जन्मी है। और इसके कुल कितने भाग हैं? इसके कुल 5 भाग हैं। तो कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। नंबर 2 की बात करेंगे हम, पूर्वी हिंदी। किसकी बात करेंगे हम? पूर्वी हिंदी, जो यानी कि पूरब साइड में बोली जाती है, उसको बोलते हैं पूर्वी हिंदी। हिंदी की बात कर रहे हैं। अब ये नहीं पूरब, तो पूरब में तो क्या बोला जाता है? सबसे लास्ट में पूरब में जाएंगे तो बंगाल भी है ना, तो बंगाल में भी है, ऐसा नहीं है। तो हम सिर्फ बात करें जिन क्षेत्रों में हिंदी बोली जाती है। तो पूर्वी हिंदी का जो सबसे पहले उत्पत्ति मानी जाती है वो मानी जाती है अर्धमागधी से। किससे? अर्धमागधी। तो भैया कोई पूरी मागधी भी होगी, हाँ पूरी मागधी भी होगी, लेकिन पूर्वी हिंदी का जो जन्म है वो अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। और इसके अंदर 3 भाषा आएंगी। पूर्वी हिंदी के अंदर कितनी भाषाएं आएंगी? 3 भाषा आएंगी, जिसमें सबसे पहले आएगी आपकी भगवान श्री राम की भूमि अवधी। कौन सी आएगी? भगवान श्री राम की भूमि अवधी। तो अवधी लैंग्वेज आपकी पूर्वी हिंदी में आएगी, जिसका जन्म किससे हुआ? अर्धमागधी से हुआ। इसके बाद आएगी आपकी बघेली, जो बघेलखंड के क्षेत्र में बोली जाती है, उसको क्या बोलते हैं? बघेली। तो अवधी, बघेली, और इसके बाद आपकी छत्तीसगढ़ी, जो आपके रायपुर वाले क्षेत्र में बोली जाती है। तो अब तक हमने बात की हिंदी के 2 भागों की, जिसमें पश्चिमी हिंदी, जिसमें हमने 5 भाषाओं की बात की। दोबारा से रिवाइज करा रहा हूँ, जितना रिवीजन उतना ही याद। जिसमें हमने 5 भाषाओं की बात की, जिसमें आपकी खड़ी बोली थी, जिसके बाद आपकी बांगरू भाषा थी नंबर 2 पे, नंबर 3 पे आपकी ब्रज भाषा थी, नंबर 4 पे आपकी कन्नौजी भाषा थी, और आपकी जो नंबर 5 थी, उसमें क्या थी आपकी? दिमाग से निकल गया भाई। नंबर 5 पे कौन सी भाषा रहेगी आपकी? बुंदेली, ठीक है ना, चलो बुंदेली थी। चलिए, तो और पूर्वी हिंदी में 3 भाषाएं, अवधी, भगवान श्री राम अवध के, इसमें बघेली और छत्तीसगढ़ी। इसके बाद हम बात करते हैं पूर्ण रूप से जो बिहारी हिंदी आप जिसकी बात करते हैं, तो बिहारी हिंदी आपकी कंप्लीटली मागधी अपभ्रंश पे है ना। किस पे? मागधी अपभ्रंश पे। इनको बेटा घोट के पी जाना, यकीन करिएगा एक क्वेश्चन आपका बचेगा नहीं, ठीक है ना। चलिए, तो मागधी अपभ्रंश में आपकी 3 भाषाएं आ जाती हैं। सबसे ज्यादा भोजपुरी, जो उत्तर प्रदेश के पूरब वाले डिस्ट्रिक्ट में बोली जाती है, उसको बोलते हैं भोजपुरी। जैसे आपका गोरखपुर हो गया, बलिया हो गया, यहाँ पे क्या बोलते हैं? आपकी भोजपुरी भाषा बोली जाती है, भोजपुरी। इसके बाद आपकी आती है मगही भाषा आपकी बोली जाती है गया के अंदर, है ना, गया, जहाँ पर भगवान गौतम बुद्ध को क्या हुआ? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, गया, है ना। चलिए, उसके बाद एक आती है आपकी मैथिली आपकी बोली जाती है, जो बिहार का दरभंगा या ऊपरी गंगा जो क्षेत्र है वहाँ पे बोली जाती है आपकी मैथिली। तो यानी कि हम बात करेंगे अर्धमागधी में 3 भाषा, जिसमें अवधी है, जिसमें आपकी बघेली है, छत्तीसगढ़ी है। अगर हम बात करेंगे बिहारी हिंदी की, जो आपकी पूरी मागधी है, तो इसमें मागधी अपभ्रंश में इसमें आपकी बिहारी हिंदी में 3 भाषाएं आएंगी, जिसमें आपकी मैथिली आएगी, जिसमें आपकी मगही आएगी, और जिसमें आपकी भोजपुरी आएगी। और भोजपुरी कहाँ बोली जाएगी? ध्यान रखना, क्वेश्चन बनेगा। भोजपुरी उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों में बोली जाती है। चलिए, नंबर 4 की बात करेंगे। नंबर 4 हिंदी पे बात करेंगे बेटा, तो ये आएगी आपकी पहाड़ी हिंदी। पहाड़ी हिंदी का जन्म हुआ है खस सोरसैनी अपभ्रंश से। खस सोरसैनी अपभ्रंश से इसका जन्म हुआ है। और पहाड़ी में हम 3 भाषाएं पढ़ेंगे, जैसे आपकी है इसमें मंडियाली, जो मंडी वाला धर्मशाला वाला क्षेत्र हिमाचल प्रदेश में है, तो वहाँ आप बोली जाती है मंडियाली। गढ़वाली, जो आपका गढ़वाल वाला क्षेत्र है, जो आपका कुमायूं गढ़वाल वाला क्षेत्र है, सॉरी, जो आपका गढ़वाल वाला क्षेत्र है, टिहरी गढ़वाल वाला क्षेत्र है, वहाँ पे बोली जाएगी गढ़वाली। टिहरी गढ़वाल में बोली जाएगी गढ़वाली। और तीसरा है कुमायूं, जो आपकी कुमायूं नहीं, आपका कुमायूं हिमालय भी है, आपका कुमायूं हिमालय, तो कुमायूं नहीं बोली जाती है आपका पूरा अल्मोड़ा और नैनीताल वाले क्षेत्र में। कहाँ बोली जाती है? अल्मोड़ा और नैनीताल वाले क्षेत्र में। एक बार फिर से देखेंगे आपके पास सबसे पहले हमने बताई कौन सी? हमने सबसे पहले बताई आपकी बांगरू भाषा, जो हरियाणा में बोली जाती है। उसके बाद आपकी खड़ी बोली जाती है, खड़ी बोली। उसके बाद हमने बताया आपको ब्रज भाषा। उसके बाद हमने आपको बताई कन्नौजी, और कन्नौजी के बाद हमने आपको क्या बताया? एक मिनट भैया, अभी करते हैं। हाँ, तो ये कन्नौजी भाषा ये आपकी आ गई। और इसके बाद हमने आपको क्या बताया? आपको बताई हमने बघेली, ठीक है ना, बघेली बताई ना, बघेली या बुंदेली, बुंदेली। क्या बताया बेटा? बुंदेली। तो ये आपकी हो गई किसकी? ये आपकी होगी अपभ्रंश की, ठीक है ना। इसके बाद हमने नंबर 2 पे हम क्या लेकर आए? अर्धमागधी में हमारी क्या आती है? पूर्वी हिंदी में हमारे पास 3 भाषाएं आती हैं। 3 भाषा में कौन कौन सी आएगी? सबसे पहले अवधी आएगी। अवधी के बाद क्या आएगी? बघेली आएगी। बघेली के बाद क्या आएगी? आपकी छत्तीसगढ़ी आएगी। उसके बाद हमने बताया आपको पूर्ण रूप से मागधी, यानी कि मागधी अपभ्रंश, जो आपकी बिहारी हिंदी है, उसमें 3 भाषा बताई। सबसे पहले हमने बताई भोजपुरी। उसके बाद बताई हमने आपको मैथिली के बाद क्या बताई? मगही। उसके बाद नंबर 4 पे आई पहाड़ी हिंदी। ये हुई खस अपभ्रंश। इसमें 3 भाषाएं बताई। पहले क्या बताई? मंडियाली, दूसरी क्या बताई? गढ़वाली, और उसमें फिर तीसरी क्या बताई? कुमायूं। नंबर 5 पे आता है अब जो राजस्थानी है, राजस्थानी हिंदी, ये भी सोरसैनी अपभ्रंश से पैदा हुई है। राजस्थान भी किससे पैदा हुई है?
सोर्स यानी अपभ्रंश से हुई है। और इसमें हम 4 भाषाओं का जिक्र करते हैं। मेवाड़ी, जो मेवाड़ वाले क्षेत्र है, मेवाड़ में आपका जैसलमेर, जोधपुर, ठीक है ना, बीकानेर सभी आते हैं। मेवाती में अलवर, जो गुड़गांव वाला क्षेत्र है, मेवाती ये पूरा पूरा आ जाता है। और इसमें मेवाती में एक सब ध्यान रखिएगा, जयपुर और आसपास के क्षेत्र में मेवाती भाषा बोली जाती है। हाड़ौती की बात करें, जो कोटा बूंदी वाला क्षेत्र है, तो वहाँ पर हाड़ौती बोली जाती है। और ये आपकी आ गई, ये मेवाड़ी थी, ये आ गई आपकी मारवाड़ी, है ना। तो 4 भाषाएं आपकी यहाँ से आ जाती हैं, ठीक है। चलिए, तो ये हमने बताया कि किस तरीके से कौन कौन सी चीज़ बढ़ती है। तो हिंदी को 5 उपभाषाओं में बांटा गया है। और इन 5 उपभाषाओं के बच्चों आप मुझे नाम बताएंगे। पहले जो उपभाषा होगी उसमें क्या आएगी, पश्चिमी हिंदी आएगी, फिर पूर्वी हिंदी आएगी, फिर बिहारी हिंदी आएगी, फिर पहाड़ी हिंदी आएगी, फिर आएगी आपकी राजस्थानी हिंदी। तो 5 उपभाषाओं में डायरेक्टली क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जाता है। देखो, थोड़ा लेक्चर बड़ा हो सकता है भैया, हमारे पास टाइम कम है, आपको विश्वास है कि मैं आंसर करा सकते हैं, तो आप इसको कर दीजिएगा पूरा, ठीक है ना। और इसके अंतर्गत 18 बोलियां आती हैं। चलिए, तो संस्कृत से बनी पाली, ये आपको सीक्वेंस ध्यान रखना है। पाली से बनी प्राकृत, प्राकृत से बना अपभ्रंश, अपभ्रंश से बनी सोरसैनी, और सोरसैनी से बनी पश्चिमी हिंदी। और पश्चिमी हिंदी एक भाग है किसका, पश्चिमी हिंदी का एक भाग है खड़ी बोली। एक बार देखेंगे, संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश से सोरसैनी, सोरसैनी से पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी से क्या आपका खड़ी बोली, ठीक है ना। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट यहाँ से बन जाता है। चलिए, तो ये हमारा एक छोटा सा चैप्टर था भाषा, और इसमें मैं आपको जितना पढ़ाऊँ उतना कम है, लेकिन ये आपके एग्जाम के हिसाब से बेहद इंपॉर्टेंट है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द, अब हम बात करेंगे विश्व हिंदी सम्मेलन की। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसको हर कोई बच्चा नहीं करके जाएगा, यकीन मानिए जितना कराऊंगा उतना कर लीजिएगा। तो मैं एक बार बता देता हूँ, क्योंकि यूपी पुलिस की एक भर्ती के लिए एस्पिरेंट हम भी हैं, ठीक है ना। तो आपको बहुत ढंग से इस चीज़ को देखना है, क्योंकि मैं आपको कुछ भी कम पढ़ाने वाला नहीं हूँ, ठीक है। चलिए, विश्व हिंदी सम्मेलन, तो पहली बात तो विश्व हिंदी सम्मेलन की, जो विश्व हिंदी जो सम्मेलन है ये मनाया जाता है 10 फरवरी को। कब मनाया जाता है? 10 फरवरी को विश्व हिंदी सम्मेलन की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। 14 सितंबर की बात करेंगे तो 14 सितंबर को हम मनाते हैं अपना भारतीय हिंदी दिवस, ठीक है ना, भारतीय हिंदी दिवस। तो अब तक की अगर हम बात करेंगे तो अब तक विश्व में लगभग 12 विश्व हिंदी सम्मेलन हो चुके हैं। इसमें से पहला विश्व हिंदी सम्मेलन 10 से 14 जनवरी को होता है, और ये होता है 10 से 14 जनवरी को होता है विश्व हिंदी सम्मेलन। अच्छा, एक मिनट, बहुत अच्छी बात लिखी है, वो नागपुर में हो। चलो देखिए, यहाँ पे देखिएगा, 10 जनवरी को मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को। 14 सितंबर को मनाया जाता है भारतीय हिंदी दिवस। और 21वां क्वेश्चन मार्क कर लीजिएगा, अगर उसको अच्छा पूछना है, कोई नहीं कर पाएगा। 21 फरवरी को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। 21 फरवरी, दोबारा रिपीट करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को, भारतीय हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को, 14 सितंबर को, और अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है 21 फरवरी को, ठीक है ना। तो अब हम विश्व हिंदी सम्मेलनों की बात करेंगे। तो हम बात कर रहे थे, जो पहला विश्व हिंदी सम्मेलन है वो 1975 में मनाया गया, 10 से 14 जनवरी के बीच में, और उस स्थान का नाम था नागपुर, यानी कि भारत से पहले विश्व हिंदी सम्मेलन की शुरुआत होती है। दूसरा सम्मेलन जो होता है ये होता है आपका पोर्ट लुइस मॉरिशस के अंदर। फिर तीसरा सम्मेलन दोबारा होता है, भारत में होता है, लेकिन कहाँ होता है? दिल्ली में। ये 83 की बात है, घोट के पी जाना है सब कुछ। उसके बाद चौथा विश्व हिंदी सम्मेलन आपका फिर दोबारा से सेंट लुइस में होता है, मॉरिशस में होता है। अगर हम बात करेंगे 5 की, तो जो आपका 5 नंबर था ये आपका होता है पोर्ट ऑफ स्पेन, द त्रिनाद एंड द टोबैगो। ये आपका जो 5वां विश्व हिंदी सम्मेलन है, थोड़ा नीचे कर देते हैं, ये आपका होता है पोर्ट ऑफ स्पेन और त्रिनाद, और ये टोबैगो। नंबर 6 की बात करेंगे तो नंबर 6 आपका होता है लंदन, यूके के अंदर। नंबर 7 की बात करते हैं तो नंबर 7 आपका होता है सूरीनाम, नंबर 7 सूरीनाम होता है। नंबर 8 की बात करेंगे तो ये यूएसए हो जाता है, नंबर 9 की बात करेंगे तो जोन्साबर्ग साउथ अफ्रीका। 10वां भोपाल, मोस्ट इंपोर्टेंट है, विश्व हिंदी सम्मेलन का 10वां जो सम्मेलन हुआ वो भोपाल में हुआ। 11वां मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ पे 2 क्वेश्चन बनाऊंगा मैं आपके लिए। स्वामी विवेकानंद अंतर्राष्ट्रीय, जो स्वामी विवेकानंद अंतर्राष्ट्रीय सभा केंद्र जो है ये कहाँ पर है? पोर्ट लुइस मॉरिशस के अंदर। तो इसलिए आपको ज़्यादातर हिंदी सम्मेलन पोर्ट लुइस में देखने मिल रहा है, क्योंकि वहाँ पर स्वामी विवेकानंद अंतर्राष्ट्रीय सभा केंद्र है। और जो आपका 11वां सम्मेलन है ये भी आपका पोर्ट लुइस मॉरिशस में ही हुआ बच्चे। और 12वां जो हुआ ये आपका नादी या नाडी, जो फिजी देश का एक शहर है, उसमें हुआ। एक बार तुरंत फटाफट से रिपीट करेंगे, पहले की बात करेंगे बेटा, पहले की बात करेंगे। पहला आपका नागपुर में होता है, दूसरा आपका पोर्ट लुइस में होता है, तीसरा फिर आपका दिल्ली में होता है, तीसरा कहाँ होता है? दिल्ली में होता है, चौथा फिर आपका पोर्ट लुइस में होता है, ठीक है ना, पोर्ट लुइस में होता है। 5वें की बात करेंगे तो पोर्ट ऑफ स्पेन में होता है, पोर्ट ऑफ स्पेन जिसको आप टोबैगो भी बोलेंगे। नंबर 6 आपका लंदन में होता है। नंबर 7 आपका सूरीनाम होता है, सूरीनाम एक
जगह का नाम एक देश में, ठीक है ना। नंबर 8 की बात करेंगे तो ये आपका यूके में होता है, कहाँ पे होता है वो छोटा, सॉरी यूएसए में होता है, दोबारा देखेंगे। छठा लंदन में, 7वां सूरीनाम में और 8वां कहाँ होता है, यूएसए में होता है। नोवे की बात करेंगे तो नोवा आपका फिर कहाँ हो जाता है, नोवा आपका जोहान्सबर्ग, नोवा आपका जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में होता है। लेकिन 10वां आपका दोबारा से फिर भारत में होता है और भारत में होता है भोपाल में। 11वां की बात करेंगे तो स्वामी विवेकानंद अंतर्राष्ट्रीय जो जगह सम्मेलन सभा केंद्र है वो आपका मॉरिशस पोर्ट लुइस में है। और 12वां जो है आपका ये नाडी कहाँ पर होता है, फिजी में होता है। तो आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या बात है, तो पहली इंपॉर्टेंट बात होगी बच्चा कि पहला आपका कहाँ हुआ, पहला आपका नागपुर में हुआ। तीसरा कहाँ हुआ, तीसरा आपका भोपाल में हुआ। 10वां कहाँ हुआ, 10वां आपका भोपाल में हुआ। लास्ट वाला कहाँ हुआ, नाडी में हुआ, फिजी में हुआ, नाडी और फिजी में हुआ। चलिए इतनी बात यहाँ पर विश्व सम्मेलन की है और ये आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। मैंने जितनी कोशिश की आप इसको याद कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ से दो इंपॉर्टेंट बात है प्यारे बच्चे, हिंदी भाषा की लिपि कैसी है, देवनागरी लिपि है। कैसी भाषा है, देवनागरी लिपि। और एक क्वेश्चन मैं यहाँ से बनाऊंगा कि देवनागरी लिपि का जो प्रथम बार साक्ष्य मिला है वो मिला है एक गुजरात का शासक था जयभट्ट। तो जयभट्ट के अभिलेखों से देवनागरी लिपि का हमें क्या मिला है, हमें यहाँ पर सबूत मिला है, ठीक है। देवनागरी लिपि का सबसे पहला प्रयोग जयभट्ट के शिलालेखों गुजरात में किया गया था। दूसरी बात, देवनागरी लिपि आई कहाँ से, तो जो ब्राह्मी लिपि थी, ब्राह्मी लिपि से ही देवनागरी लिपि बनी है। देवनागरी लिपि हमेशा लेफ्ट से राइट यानी कि बाएं से दाएं लिखा जाता है इसमें, ठीक है ना। चलिए दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे, महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। कुछ क्वेश्चन मुझे अच्छे लगे जो संपादक से रिलेटेड थे वो मैंने इसी में ऐड कर दिए आपके, ठीक है। हालांकि मैं साहित्य में भी बहुत अच्छा क्वेश्चन बनाऊंगा। तिलक फॉन्ट, ये जो हमारे बाल गंगाधर तिलक थे उन्होंने भी अपना हिंदी साहित्य में देवनागरी लिपि में अपना योगदान देने की कोशिश की है। तो 104 इसमें तिलक फॉन्ट थे जिनको तिलक फॉन्ट के नाम से जाना गया। फिर आया ए की 12 खड़ी, ए की 12 खड़ी, 12 खड़ी वही है जो आप जैसे ए लिखते हो तो ए पे फिर क्या करते हो आप आ कर देते हो, आ कर देते हो। फिर ये ए पे आप ई कर देते हो, है ना। तो ये सारा है ना, जैसे कै, का, फिर आएगा की, है ना, फिर की, है ना। तो ए आ ई यू है तो, है ना। फिर उसके बाद ए आ ई ई ऊ तो कू, कू, समझ रहे हो ना। तो इसको 12 खड़ी बोलते हैं, ठीक है ना। चलिए को, की, को, है ना, ये सब 12 खड़ी है। तो ये आएगा ए की 12 खड़ी किसने दी, तो ये सावरकर बंधु ने दी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पंचमा अक्षर के बदले अनुस्वर का प्रयोग किसने किया। पंचमा अक्षर आप सब जब आपने वर्णमाला पढ़ी होगी, हालांकि हम उसको भी पढ़ाएंगे। जैसे कै, खे, गे, गे, डे, डे क्या है, पंचमा अक्षर है। चे, छे, जय, जय, डे क्या है, अनय क्या है, ये पंचमा अक्षर है। तो इस पंचमा अक्षर की जगह अनुस्वर का प्रयोग किया किसने, श्याम सुंदर दास ने। मतलब तीन, एक तो आपका तिलक फॉन्ट हो गया बच्चे, ए की 12 खड़ी किसने दी, सावरकर बंधु ने दी। और पंचमाक्षर के बदले अनुस्वर का प्रयोग किसने दिया, श्याम सुंदर दास ने दिया। चलो देवनागरी का सबसे प्रथम प्रयोग जयभट्ट के शिलालेखों में मिलता है जो गुजरात के थे, ठीक है ना। हिंदी भारत की राजभाषा है, राष्ट्रभाषा कभी नहीं लगाएंगे, क्वेश्चन में आपको राष्ट्रभाषा भी देगा। हिंदी भारत की राजभाषा है, ये आपका अनुच्छेद नंबर 343 सब पार्ट ऑफ 1, 343 एक में लिखा है कि हिंदी जो है भारत की राजभाषा होगी। और ये अनुच्छेद 343 से लगाकर 343 से लगाकर 351 351 तक इसका अनुच्छेद है। यह भारतीय संविधान के 17वें भाग में है। अनुसूची कौन सी है, 8वीं है और इसमें 22 भाषाओं का वर्णन है। इसमें एक छोटी सी बात और सुन लेंगे कि जब प्रारंभ में हमारा संविधान बन रहा था उस टाइम हमारे संविधान के 8वीं अनुसूची में केवल और केवल 14 भाषाएं थी, 14 भाषाएं थी। उस सबसे पहले सिंधी को जोड़ा गया, फिर आपको नेपाली को जोड़ा गया, फिर मणिपुरी को जोड़ा गया, फिर कोंकणी को जोड़ा गया, लिखते हुए चलना, मणिपुरी को जोड़ा गया, कोंकणी को जोड़ा गया, उसके बाद बोडो को जोड़ा गया, डोंगरी को जोड़ा गया, उसके बाद मैथिली को जोड़ा गया और उसके बाद संथाली को जोड़ा गया। तो ये अब आपके पास कितनी भाषाएं हो जाती हैं, 22 भाषाएं हो जाती हैं। 1955 में बाल गंगाधर खैर, बी के खैर, बाल गंगाधर तिलक नहीं है, बाल गंगाधर खैर की अध्यक्षता में प्रथम राजभाषा आयोग का गठन हुआ। बेटा बेहद इंपॉर्टेंट है, भारत में प्रथम राजभाषा आयोग के गठन के समय का अध्यक्ष कौन था, तो बीजे खैर थे, बाल गंगाधर खैर थे। और इसमें कुल 21 सदस्य आपको दिए गए हैं। एक आपका क्वेश्चन बनता है नागरिक प्रचारणी सभा से, ये काशी से संपादित होती थी, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो काशी, तो नागरिक प्रचारणी सभा जो काशी थी, तो इसके जो संपादक थे वो कौन थे, श्याम सुंदर दास जी थे। कौन थे, श्याम सुंदर दास जी थे। चलिए पंजाब में हिंदी का प्रचार प्रसार किसने किया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये श्रद्धाराम फुल्लेरी ने किया है। जो श्रद्धाराम फुल्लेरी थे, तो पंजाब में आपको पता है पंजाब में पंजाबी चलती है और पंजाबी की जो लिपि है वो क्या है, गुरमुखी लिपि है। क्या है, गुरमुखी। ये देवनागरी लिपि है, गुरमुखी। जबकि मराठी भाषा, नेपाली भाषा, ये सब लिखी जाती है आपकी इसमें देवनागरी लिपि में। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, मराठी भाषा, नेपाली भाषा किस में लिखी जाती है, किस में लिखी जाती है, देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। जबकि मेरे बच्चे जो आपकी कौन सी भाषा है, जो आपकी पंजाबी भाषा है, पंजाबी भाषा आपकी लिखी जाती है किसमें,
आपकी गुरुमुखी लिपि में, ठीक है ना। चलिए खैर, तो पंजाब में हिंदी का प्रचार प्रसार करने का काम जो है वो किया है श्रद्धाराम फुलेरी साहब ने। हिंदी का प्रथम जो अखबार था, हिंदी का जो प्रथम समाचार पत्र था, ये 1862 में कलकत्ता से प्रकाशित किया जाता है। 2 क्वेश्चन बने हैं, हिंदी भाषा का प्रथम समाचार पत्र कब प्रकाशित किया गया, तो 1862 में किया गया, 1826 में, 1826 में किया गया। और कहाँ से किया गया बच्चे, ये कलकत्ता से किया गया, और जिसका नाम था उद्दत मार्तंड। यानी कि हिंदी भाषा का पहला जो समाचार पत्र था उसका नाम था उद्दत मार्तंड। यकीन रखिए, साथ दीजिएगा, पूरी व्याकरण और पूरा का पूरा जितना भी लिटरेचर वाला पार्ट है ना, लिमिटेड चीजें दूंगा, मजा आ जाएगा आपको, ठीक है ना। चलिए, हिंदी की आदि जननी किसको कहा जाता है, संस्कृत को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, संस्कृत को कहा जाता है। इसके बाद मानक देवनागरी, इंपोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा दोनों क्वेश्चंस को, आपको कोई पढ़ाने वाला नहीं है इस चीज को, ठीक है ना, कोई पढ़ाने वाला नहीं है इन चीजों को, ठीक है ना। भले आपने बैच कितने भी ले रखे हो, पेड बैच भी ले रखे हो, लेकिन अपने यहाँ तो ऐसा चलता है भैया, ठीक है। चलिए, तो मानक देवनागरिक वर्णमाला किस वर्ष में प्रकाशित हुई थी, तो मानक देवनागरी वर्णमाला जो है 1967 में प्रकाशित हुई थी। और हिंदी वर्तनी का मानकीकरण जो था, जो हिंदी वर्तनी का मानकीकरण किया गया, 1967 में प्रकाशित, इसको सम्मिलित किया गया, ठीक है ना। चलिए, ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा। भारतीय भाषा परिषद कहाँ है, भारतीय भाषा परिषद आपकी कोलकाता में है। भारतीय हिंदी परिषद कहाँ है, देखो वहाँ भाषा परिषद, भाषा कहाँ पर है, बंगाल में, कलकत्ता में। और अगर हम हिंदी परिषद, तो ये आपकी कहाँ पर है, इलाहाबाद में, ठीक है ना। और केंद्रीय निदेशालय, केंद्रीय हिंदी निदेशालय है ना, केंद्रीय हिंदी निदेशालय कहाँ पर है, ये आपकी दिल्ली में है। कहाँ पर है, दिल्ली में। जो हिंदी का जो केंद्रीय निदेशालय है, ये कहाँ पर है, दिल्ली में। चलो खैर, मैंने ये जो आपको बताया था पंजाबी, तो पंजाबी आपकी कहाँ पर है, गुरुमुखी लिपि में लिखी गई है। चलेंगे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखेंगे। तो हिंदी दक्षिण भारत में, अच्छा बहुत अच्छा क्वेश्चन आएगा, दक्षिण भारत में हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार का मुख्यालय कहाँ पर है, तो दक्षिण में हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार करने के लिए आपका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर बनाया गया, चेन्नई को बनाया गया। भारतीय संविधान में हिंदी भाषा को मान्यता कब मिली, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 14 सितंबर 1949, 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान में भारतीय भाषा को क्या मिली है, मान्यता मिली है। चलो नेक्स्ट, बहुत अच्छा कोटेशन है। किस विद्वान ने देवनागरी के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव दिया था, तो ये कौन व्यक्ति था, ये सुनिधि कुमार चटर्जी थे। सुनिधि कुमार चटर्जी ने सबसे पहले क्या किया था, ये कहा भाई देवनागरी छोड़ो, हम क्या अपनाएंगे, रोमन लिपि अपनाएंगे। ऐसे ही जो हिंदी भाषा का सुझाव दिया था वो राजा राम मोहन राय जी ने दिया था, ठीक है। चलेंगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। ये हो गया, हाँ बेटा ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का काल कब से है, ये आपका 500 ईसा पूर्व से, 500 BC से, 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक का है। 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक का आपका मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा काल माना जाता है। भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने दिया था, तो भाई हिंदी भाषा होनी चाहिए भारत के लिए, तो राजा राम मोहन राय ने दिया था। नेपाली मराठी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किस राज्य में माना जाता है, तो गुजरात में। बताया गुजरात का जो आपका जयभट्ट शासक थे उनके शिलालेखों से मिलता है। और देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम विकास ब्राह्मी लिपि से माना जाता है। तो ये हमारा चैप्टर था, और अब हम इसके क्वेश्चन देखेंगे जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछेंगे। बेटा यकीन मानिएगा, इन नोट्स को घोट के पी जाइए, ठीक है ना। अगर इससे बाहर क्वेश्चन निकलेगा ना तो सबका निकल जाएगा, तुम्हारा नहीं है, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा इस बात का, वरना आपका क्वेश्चन यहाँ से मिलने वाला है। चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने रहा बच्चे, देखेंगे। किस बोली में ने परसक लगाया जाता है, तो जो खड़ी बोली होती है ना, अरे क्या कर रहा, ओए निंगना आ जा, तो ने जो परसक है ये कहाँ लगाया जाता है, आपका खड़ी बोली में लगाया जाता है, ठीक है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक दिन बैठे बैठे यह बात ध्यान में चढ़ी कि को कहानी ऐसी कहनी चाहिए जिसमें हिंदवी छूट और किसी बोली का पुट न मिले। ये पंक्ति किस लेखक की है, तो आपको पता होना चाहिए मुंशी इंशा अल्लाह खां, ठीक है ना। इन्होंने एक खड़ी बोली में एक पहली कहानी लिखी जिसको रानी केतकी की कहानी कहा जाता है, तो इन्होंने ही ये बात लिखी थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे बिल्कुल फटाफट। हिंदी भाषा का प्रथम प्रामाणिक, इस प्रामाणिक को ध्यान में देख लेना, ये आपका वर्तनी में आएगा, ये आएगा प्रामाणिक ग्रंथ कौन सा है, आपको पता है पृथ्वीराज रासो जो लिखी गई थी चंद्रप्रदाय के द्वारा। इसको हिंदी भाषा का प्रथम प्रामाणिक काव्य माना जाता है, प्रथम प्रामाणिक ग्रंथ माना जाता है। ब्रज भाषा का विकास, आ गया ना क्वेश्चन, ब्रज भाषा का विकास किस वर्ण से हुआ, आपको पता है सोरसैनी से हुआ है। किससे हुआ है, सोरसैनी। ब्रज भाषा ही क्यों, खड़ी बोली, उसके बाद बांगरू, उसके बाद कौन सी आपकी बुंदेली, उसके बाद कौन सी आपकी बुंदेली, उसके बाद आपकी कौन सी कन्नौजी, सबका किससे हुआ है, सोरसैनी से हुआ है। किससे हुआ है, सोरसैनी से हुआ है। फटाफट क्वेश्चन लगाएंगे। निम्न में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है, उत्तर प्रदेश का आपको पता है भोजपुरी उत्तर प्रदेश में बोली जाती है, मैंने बताया, याद करना है, आपको कंफ्यूज करेगा।
भोजपुरी उत्तर प्रदेश में बोली जाती है, गोरखपुर बलिया डिस्ट्रिक्ट में ब्रजभाषा ब्रज क्षेत्र में, कन्नौजी कन्नौज क्षेत्र में, मेवाती नहीं बोली जाती, मेवाती बोली जाती है राजस्थानी, क्योंकि राजस्थानी हिंदी का पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चे, निम्नलिखित बोलियों में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में सामान्यतः नहीं बोली जाती? अवधी, मैथिली, ब्रज और खड़ी बोली। खड़ी बोली यहीं की है, ब्रज यहीं पर है, अवधी तो बोली जाती है भगवान श्री सॉरी राम के पास, तो मैथिली नहीं बोली जाती, मैथिली बोली जाती है आपकी बिहार में, जो किसका है? मागधी का एक रूप है, मागधी का एक रूप है, मागधी का एक रूप है। सहारनपुर, मुजफ्फरनगर व बागपत किस बोली के क्षेत्र हैं? हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, ये आपके खड़ी बोली के क्षेत्र हैं, खड़ी बोली के क्षेत्र हैं। आगे देखेंगे, मथुरा व आगरा किस क्षेत्र में बोली जाती है? भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण का क्षेत्र है मथुरा और आगरा, और यहाँ पे बोली जाती है आपकी कौन सी भाषा? ब्रज भाषा बोली जाती है, ब्रज भाषा बोली जाती है। भोजपुरी बोली जाती है गोरखपुर या उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों में भोजपुरी बोली जाती है। कोरवी, कोरवी खड़ी बोली का दूसरा नाम ही क्या है? कोरवी। हरियाणवी बोली का दूसरा नाम है बांगरू, हरियाणवी बोली का दूसरा नाम है बांगरू। तो कोरवी कहाँ बोली जाती है? कोरवी बोली जाती है आपकी, कोरवी बोली को कहेंगे हम खड़ी बोली, क्या कहेंगे? खड़ी बोली कहेंगे। इसमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती? आया क्वेश्चन, पश्चिमी हिंदी के अंदर 5 बोलियां आती हैं, खड़ी बोली, बांगरू, उसके बाद बुंदेली, उसके बाद आपकी ब्रज भाषा, उसके बाद कन्नौजी। 5वीं कौन सी रहेगी? बाहर निकाल दो, अवधी बाहर रहेगी। अवधी कहाँ चलेगी? पूर्वी हिंदी। अवधी के साथ कौन सी आ जाएगी? बघेली आ जाएगी। बघेली के साथ कौन सी आ जाएगी? छत्तीसगढ़ी। ऐसे रट दो ना, ऐसे रट दो, कुछ बचना ही नहीं चाहिए, वर्दी चाहिए इस बार, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, किस क्षेत्र की बोली को काशी का कहा गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। वाराणसी की भाषा, वाराणसी क्षेत्र की बोली को कहा जाता है काशी का, इंपोर्टेंट याद कर लेना। इसमें भोजपुरी नहीं बोली जाती, क्वेश्चन यहां से बनाएगा। बताइए क्या वाराणसी में भोजपुरी बोली जाती है? बिल्कुल नहीं बोली जाती। इस क्षेत्र की बोली को क्या कहते हैं? काशी का कहते हैं। क्या कहते हैं? काशी का कहते हैं। भगवान शंकर की नगरी है वाराणसी। कौन सी बोली बिहारी की नहीं है? बिहारी में केवल 3 भाषा, बिहारी में केवल 3 भाषा। कौन कौन सी भाषा? बिहारी में केवल 3 भाषा, बिहारी में केवल 3 भाषा। भोजपुरी, भोजपुरी ये रही भोजपुरी, ये रही मगही, ये रही मैथिली, ये रही भोजपुरी, ये रही मगही, मैथिली। जयपुरी कोई भाषा ही नहीं है पहली बात। और जयपुरी क्षेत्र में कौन सी भाषा बोली जाती है? मेवाती बोली जाती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर फटाफट क्वेश्चन दिखाते रहो। खड़ी बोली का अन्य नाम क्या है? खड़ी बोली का अन्य नाम क्या है? कोरवी है, कोरवी। हरियाणवी बोली का दूसरा नाम क्या है? हरियाणवी बोली का दूसरा नाम क्या है? बांगरू भाषा है। क्या है? बांगरू बोली है। फैजाबाद जनपद, फैजाबाद भगवान श्री राम की भूमि, अयोध्या, अयोध्या में ही पड़ता है क्या? फैजाबाद। तो फैजाबाद क्षेत्र में कौन सी भाषा बोली जाती है? अवधी बोली जाती है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। साथ बने रहना, वर्दी इस बार पक्का आपके शरीर पर होगी, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। वर्दी चाहिए, इससे कम कुछ भी नहीं चाहिए। आइए, ये दिए हैं आपको 4 ऑप्शन, थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। सबको दिखाई दे रहा होगा शायद। पूछा है, बताइए इसमें से कौन सा युग्म गलत है? अवधी, अवधी, अवधी बिल्कुल पूर्वी हिंदी बिल्कुल सही है। ब्रज भाषा पश्चिमी हिंदी बिल्कुल सही है। भोजपुरी, भोजपुरी पूर्वी हिंदी बिल्कुल सही है। खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी। अरे भोजपुरी, भोजपुरी पूर्वी हिंदी कहाँ है? भोजपुरी तो भैया बिहार में बोली जाती है, क्योंकि पूर्वी हिंदी में केवल 3 भाषा आती है। रिपीट करोगे मेरे साथ, रिपीट करिए मेरे साथ। पूर्वी हिंदी में केवल 3 भाषा आती हैं। कौन कौन सी आती हैं? कौन कौन सी आती हैं? अवधी आती है, बघेली आती है, क्यों आती है कि नहीं आती है? तीसरी छत्तीसगढ़ी आती है, और यहाँ तो इसने क्या दे दिया? भोजपुरी। ये तो आपकी बिहारी हिंदी में आती है मेरे बच्चे। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली इसमें से कौन सी है? अरे भैया, पश्चिमी हिंदी की सबसे सर्वाधिक प्रमुख जो बोली है वो तो बहुत प्यार की भाषा है, भगवान श्री कृष्ण की, भगवान श्री कृष्ण की। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ब्रज भाषा पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली है। बेटा आपको सब पढ़ा देंगे, क्वेश्चन कोई करवाने वाला नहीं है, मिक्स सेट करवा देंगे हम, चैप्टर वाइज क्वेश्चन करवाएंगे, पहले थ्योरी फिर क्वेश्चन, पहले थ्योरी फिर क्वेश्चन, ठीक है। लेक्चर बड़ा हो जाएगा, टेंशन मत लेना, लेकिन सारे क्वेश्चन करके जाएंगे। अवधी किस भाषा, अवधी किस उपभाषा वर्ग की है? अरे अवधी तो हमारे भगवान श्री कृष्ण, हमारे श्री राम की बोली जाती है। अवधी के साथ तो बघेली भी आती है, छत्तीसगढ़ी भी आती है, तो पूर्वी हिंदी हुआ करती है। कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी, ये रहा पूर्वी हिंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे मेरे बच्चे, सही बताना है, सही क्या है? पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, ये रहा पश्चिमी हिंदी, खड़ी बोली बिल्कुल सही है, कोरवी भाषा बोला जाता है इसको। ये रहा बिहारी मारवाड़ी। अबे क्या कर रहे हो, बिहारी कहाँ से मारवाड़ी है? सही निकालना, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। पूर्वी हिंदी में तो क्या आएगा? पूर्वी हिंदी में तो हमारी कौन कौन सी भाषा जाएंगी? हमारी 3 भाषा जाएंगी, जिसमें अवधी आएगी, बघेली आएगी, छत्तीसगढ़ी। रिपीट। उसके बाद पहाड़ी हिंदी में आपको 3 भाषा बताई थी। पहाड़ी हिंदी कहाँ से निकल के आई थी? खस भाषा से निकल के आई थी मेरे बच्चे। कहाँ से आई थी? खस से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा विज्ञान। आज तुम्हारे टॉपिक का, आज जो तुम्हारा सिलेबस लिखा है मेरे बच्चे, उसका पहला चैप्टर मैंने पूरा कर दिया है। इसके अलावा तुम्हें एक्स्ट्रा पढ़ने की कुछ आवश्यकता नहीं है, टाइम वेस्ट करना तो खूब करते रहो, इसके अलावा कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं, क्वेश्चन पूरा करके आओ, ध्यान रखना इस चीज का। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? आपको पता है देवनागरी में लिखी जाने वाली भाषा, सिंधी बिल्कुल नहीं लिखी जाती, उड़िया नहीं लिखी जाती, मराठी लिखी जाती है किसमें? देवनागरी लिपि में। गुजरात से हमें देवनागरी लिपि के जयभट्ट से हमको क्या मिले हैं? इसके साक्ष्य मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ढंग से पढ़िएगा। एक मनई के दुष्ट बटवे रहीन ओ
माँ लुहार अपने बाप रे, कहीं दासा धन माँ जवन हमारा, बखरा लागत होए तवन हमका दे दे। यह अवतरण हिंदी की किस भाषा का प्रयोग है भैया? अवध में जब आप जाओगे ना भगवान श्री राम की नगरी, तो वहां पर इसी तरह की भाषा का प्रयोग किया जाता है, तो अवधी भाषा यहाँ पर होगा। चलेंगे आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखेंगे। ब्रज भाषा क्या है? ब्रज भाषा भैया पश्चिमी हिंदी का एक उदाहरण है। किसका? पश्चिमी हिंदी का एक उदाहरण है। मगही किस राज्य की भाषा है भैया? जो मगही है वो बिहार की है, बिहारी। हिंदी आकृति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किस प्रकार की भाषा है? हिंदी, ध्यान रखिएगा, हाँ बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ये आपकी जो भाषा का प्रयोग है ये है आपकी शिलिष्ट। क्या आएगी? शिलिष्ट योगात्मक भाषा है। ये क्वेश्चन एक नया है जो मेरे नोट से छूट गया है, तो आपको मिल जाएगा। मार्स एकेडमी के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, 800 मेंबर जुड़े हैं। जितना पढ़ाया है सारी की सारी PDF फ्री ऑफ कॉस्ट वहीं मिलेगी, और बाद में देखना एग्जाम में ये क्वेश्चन मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं, ध्यान रखिएगा। मार्स एकेडमी के नाम से, ठीक है ना। चलेंगे आगे, आगे देखिएगा। कन्नड़ भाषा, कन्नड़ देखो एक भारोपीय भाषा है और एक कन्नड़ भाषा है। तो हिंदी जो है वो भारोपीय परिवार की भाषा है, कन्नड़ जो है ये दक्षिणी भाषा की है। तो ये आपकी कौन सी है? द्रविड़ भाषा परिवार की एक भाषा का संबंध है। किससे? कन्नड़ से। किससे है बेटा? कन्नड़। साउथ में पढ़ता है तो दक्षिण भाषा, कॉमन सेंस लगा देंगे। हिंदी के अतिरिक्त कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में? कितनी बार क्वेश्चन पूछेगा? नेपाली लिखी जाती है, इसकी तो गुरुमुखी लिपि है। सिंधी का तो अपना अलग ही चल रहा है, वहां बंगला अपना अलग चल रही है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सितंबर मास में 10वां हिंद, मैंने कहा 10वां पूछेगा, 10वां 100% पूछा। 10वां आपका भोपाल में हुआ था। 10वां आपका कहाँ हुआ था मेरे बच्चे? भोपाल में हुआ था। पहला कहाँ हुआ था? नागपुर में हुआ था। पहला नागपुर में हुआ था, दूसरा पोर्ट लुइस में हुआ था, तीसरा फिर भोपाल में हुआ था, चौथा फिर पोर्ट लुइस में हुआ था। बोलो हाँ या ना। 7वां सूरीनाम में हुआ था, 8वां USA में हुआ था, 10वां फिर भोपाल में हुआ था, 11वां फिर मॉरिशस में हुआ है, और 12वां फिर कहाँ पर हुआ है? नाड़ी फिजी में हुआ है। ऐसे याद करना है मेरे बच्चे। नेक्स्ट देखेंगे। देवनागरी लिपि मूलतः क्या है? देवनागरी लिपि तो भैया अक्षरात्मक है। इसमें अक्षर बनते हैं, नहीं देवनागरी में वर्ण नहीं बनते हैं। क्या बनते हैं? अक्षर बनते हैं। ये लिपि तो ले पे छोटी मात्रा, पे छोटी मात्रा, यानी कि क्या बन गया? अक्षर हो गया। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देवनागरी लिपि क्या है? अक्षरात्मक लिपि। इसमें आपको अक्षर बनाने पड़ते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित लिपि सुधार परिषद की 28 से 29 नवंबर 1953 को एक बैठक हुई थी। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? भारत के उस टाइम के उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने इसकी अध्यक्षता की थी। तत्कालीन उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने इसकी क्या की थी? अध्यक्षता की थी। हिंदी वर्तनिका, लो हिंदी आ गया क्वेश्चन। हिंदी वर्तनिका मानकीकरण, हिंदी वर्तनी की बात कर रहे हैं बेटा, 1967 में की थी। 1967 में की थी। 1967 में इसको प्रकाशित हुआ था, हिंदी वर्तनिका मानकीकरण। वर्ष 1955 में गठित प्रथम राजभाषा आयोग, 1955 में गठित प्रथम राजभाषा आयोग का अध्यक्ष कौन था? BG खेर, बाल गंगाधर खेर इसके क्या थे बेटा? अध्यक्ष थे। उसके बाद संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा तथा इसकी लिपि देवनागरी को स्वीकार किया गया है? आपको पता है आर्टिकल 343 का सब क्लोज 1 में भारतीय संविधान में हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का लिया आगे क्वेश्चन, न जाने कितने बार पूछा, ये लो पता नहीं कितनी बार आया। तो मैंने बताया था आपको ये 500 ईसा पूर्व से, 500 ईसा ये मतलब कर देना, 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक का ही आंसर होगा। कभी 500 ईस्वी से लगा तो ईस्वी नहीं है, बिफोर ईस्वी है, ठीक है। चलिए मेरे बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन। कन्नड़ भाषा का संबंध किससे? बता दिया, ये कन्नड़ भाषा का संबंध आपका किससे? द्रविड़ भाषा से है। हिंदी की आदि जननी कौन सी भाषा को माना जाता है? हिंदी की आदि जननी माना जाता है संस्कृत भाषा को, है ना, क्योंकि संस्कृत से बनी, पाली से बनी, प्राकृत से बनी अपभ्रंश, और अपभ्रंश से बनी कौन सी आपकी? अपभ्रंश से बनी आपकी हिंदी से बनी आपकी पश्चिमी हिंदी से बनी आपकी खड़ी बोली, ठीक है ना। इस तरह से आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखेंगे। ध्रुपद गायन का संबंध किससे? ब्रजभाषा से। ध्रुपद गायन का संबंध किससे? ब्रजभाषा से है। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आपको पता है BG खेर साहब थे। BG खेर थे, बाल गंगाधर थे खेर। और हिंदी भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई है? तो आपको पता है हिंदी भाषा की संस्कृत उत्पत्ति। अच्छा देखो यहां भी क्वेश्चन बना दिया है ना, वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत और शौरसैनी अपभ्रंश। तो हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है शौरसैनी अपभ्रंश से। शौरसैनी अपभ्रंश से तो अंतर समझ में आ गया। जननी जन्म देने वाला, उत्पत्ति उत्पन्न करने वाला। तो हिंदी भाषा को उत्पन्न करने वाला कौन है? आपकी शौरसैनी अपभ्रंश है, और उसको जन्म देने वाला कौन है? संस्कृत है। तो मेरे बच्चों कैसी लगी क्लास? मोटिवेशन आपके लिए, मेरे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। आपके थम्स अप मुझे मोटिवेशन देते हैं। मयंक सर आपको पूरी हिंदी करवाएंगे, रोजाना एक लेक्चर करवाएंगे, पहले थ्योरी कराएंगे, उसके बाद पूरे क्वेश्चंस कराएंगे। सारी PDF चाहिए तो फटाफट अभी तुरंत पहुंच जाओ मार्स एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पर, जहां पर आपको 800 मेंबर मिलेंगे। चैनल को फॉलो जरूर कर लीजिएगा, अपने दोस्तों में इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो मेरे सारे शेयर और शेयर नहीं हो, इस बार वर्दी जरूर लेकर आएंगे। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।